सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ा था और उसके पहले के भी वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो और उनकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और अभी पार्ट बी देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो फर्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच डिफरेंट हार्मोन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसकी मदद से हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, ऐसे कौन से डिफरेंट हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को और हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे फोलिसाइल स्टिमुलिंग हार्मोन्स, जिसे हम FSH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये सब जो है ये हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसे लिख सकते हैं। फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, उसके बाद ओस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये सब क्या करते हैं, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन ह्यूमन बॉडी टू ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो देखिए, व्हिच हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर चेंज ह्यूमन बॉडी, मतलब जब सेक्सुअल रिस्पांसिबिलिटी आती है, मतलब सेक्सुअल रिस्पांसिबल जब आती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे, मान लीजिए जब हम प्यूबर्टी की ओर बढ़ते हैं, जब हम जवानी की ओर बढ़ते हैं, ओके, यंग एज की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे चेहरे पर, मतलब मैन है तो दाढ़ी आना, मूंछ आना, ओके, बॉडी के अनवांटेड पार्ट में हेयर का आना, ओके, इस तरह से गर्ल्स में और बॉयज में होते रहता है। तो ये जो मैच्योरिटी है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है, ओके, इसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस हार्मोन्स के बारे में आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स, वो हार्मोन्स है ओएस्ट्रॉन, ओके, ओएस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं, उसके बाद है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स जिसे हम LH कहते हैं। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में उससे लेकर। ओके, हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं उसके लिए सिर्फ 4 ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, ओएस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, FSH और LH। ओके, ये 4 नाम याद रखिए, ओएस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। ओके, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस ऑक्यूरिंग द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग वन सेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब कोई सेक्सुअल मैच्योरिटी में आता है तो उसके बॉडी में होने वाले जो सारे चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस के लिए यही हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now, why has the government of India enacted the law of fixed to the maximum age of marriage as a 18 in girl and 21 is boy? तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक एज डिसाइड की है कि अगर शादी करना है तो लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 18 साल की उम्र में जो गर्ल्स होते हैं उनके बॉडी में मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी पूरी तरह से आ जाती है और बॉयज में 21 में सेक्सुअल मैच्योरिटी पूरी तरह से आ जाती है। ऐसे समय में रिप्रोडक्शन करना
उनके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता। और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता, बाल विवाह कर देते थे। बाल विवाह कर देते थे तो जो बच्चे हैं वो अपनी मतलब छोटी उम्र में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर लेते थे, जिसके कारण हमारे भारत में इतनी सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आपको पता है आज से 30 साल पहले, सॉरी आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले अगर हम जाएंगे तो आएगा 1920 और अभी चल रहा है 2020। ओके, तो 1920 में आप सर्वे कर लीजिए या आप नेट पे चेक कर लीजिए, 1920 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 30 करोड़ थी और 2020 में आज भारत की संख्या 130 करोड़ है। तो देखिए ये 100 सालों में 100 करोड़ बढ़ गई, मतलब हर साल में 1 करोड़ लोग भारत में बढ़ते चले गए। ये सब क्या है, ये सब इसी का नतीजा है। इसलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और साथ में मैच्योरिटी बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एज डिसाइड किया हुआ है। सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट मेन हैव XY सेक्स क्रोमोसोम एंड वुमेन हैव XX क्रोमोसोम। हमने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर दिया हुआ था हमें, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें हमने पढ़ा था कि जो मैन होते हैं उनमें XY 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो वुमन होती है उनमें सिर्फ XX क्रोमोसोम ही होता है। ओके, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेवलप इन बॉडी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप होता है हमारे बॉडी में, ओके, ऑफ अ मैन एंड वुमेन। दिस सेक्स क्रोमोसोम ओनली X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ मैन एंड वुमेन वेयर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ओनली मैन। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम में X वाला जो क्रोमोसोम है ये मैन में भी होता है और वुमन में भी होता है, और Y वाला क्रोमोसोम है ये सिर्फ मैन में प्रेजेंट होता है ओनली। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है और फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उस बारे में हम अभी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, मतलब जो आदमी होता है, इंसान, तो मैन का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक बार देख लूं क्लियर है या नहीं। बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। ओके, इनमें क्या होता है देखिए, ये है पेनिस, ये होते हैं दोनों टेस्टिस। ओके, टेस्टिस कहते हैं इन्हें। इसमें ये होती है डक्ट। ओके, ये है डक्ट, वेस डिफरेंस। ओके, ये होती है ये डक्ट, और यहाँ पे होता है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के पास होते ओवेरीज, यहाँ पे होते एपिडर्माइसिस। ओके, ये यूरिनो जेनिटल डक्ट, मतलब जहां से यूरिन पासेज होता है। ओके, ये कॉपर ग्लैंड, ये एक तरह की डक्ट होती है जो यहाँ से एक स्टिक सब्सटेंस इजेक्ट करती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये। ओके, ये वैस डिफरेंस, ये जो नली है, ये जो ट्यूब है, ये वैस डिफरेंस होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यहाँ पर हमारा यूरिन जमा होता है। जब ये पूरा भर जाता है तब हमें जोर की लगती है और तकलीफ होती है। ओके, फिर ये खाली कर दिया जाता है, तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के ही पार्ट है और इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो भी लास्ट शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। ओके, और बिल्कुल पढ़िए ध्यान से, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो वेरियस डक्ट एंड ग्लैंड टेस्टिस आर प्रेजेंट, स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ये जो है मतलब ये क्या होती है, हमारे बॉडी के बाहर का पार्ट होता है ये। जैसे ये टेस्टस, ओके, ये टेस्टिस है, इसके अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस कंटेन न्यूमेरियस सेमिनिफोरस ट्यूबल्स, मतलब ये जो टेस्टिस होती है इसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफोरस ट्यूबल्स होते हैं और ये ट्यूबल्स के अंदर ही स्पर्म जनरेट होता है। तो ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म बनाने का काम इन दोनों टेस्टिस का होता है। ये टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनता है। ओके, अगर ये टेस्टिस नहीं तो मैन
बच्चे पैदा करने के लिए रेडी नहीं, ओके, क्योंकि जो स्पर्म बनेगा वो स्पर्म टेस्टिस में ही बनेगा। सो जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेंट इन अ ट्यूबल्स डिवाइड बाय मायोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो यहाँ पर देखिए जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्यूबल्स, ये जो ट्यूबल्स होती है, इस ट्यूबल्स में जो ये टेस्टिस होते हैं, इस टेस्टिस के अंदर ट्यूबल्स होती है, ओके, जो सेमिनिफोरस ट्यूबल्स है, ये टेस्टिस के अंदर होती है। और इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मायोसिस की प्रोसेस होती है। और ये मायोसिस की प्रोसेस क्या करती है, जर्म बनाती है, दैट इज स्पर्म बनाती है। दोज स्पर्म आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूबल्स, और ये जो स्पर्म है इस ट्यूबल्स के थ्रू, यहां से भी ये दोनों ट्यूबल्स के थ्रू यहां तक आती है, मतलब यहां से ये स्पर्म गया इस तरह से स्पर्म यहां से आता है, ओके, यहां तक आता है। सीक्वेंस ऑफ द ट्यूबल्स आर रेट टेस्टिस, ओके। अब ये जो वेस डिफरेंस इपिडेडिमिस, वेस डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब इतनी सारी जगह से ये पास होते हुए जाता है। ये वेस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यहां तक स्पर्म आते हैं, यहां तक स्पर्म खुद आते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये क्या करती है, ये एक स्टिकी सब्सटेंस छोड़ती है। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान में रखिए कि ये है हमारा पेनिस। अब पेनिस में एक ही ट्यूब होती है, यही ट्यूब से यूरिन भी निकलता है और इसी ट्यूब से स्पर्म भी निकलता है। तो जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है तब ध्यान में रखिए कि हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में सेक्सुअल प्रोसेस होती है तो स्पर्म के निकलने से पहले एक थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस इस इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आता है, ओके। वो स्टिकी सब्सटेंस कोई काम का नहीं होता, वो क्या करता है पता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसमें से यूरिन बाहर आता है, तो इसमें यूरिया होता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहले वो चिकटा पदार्थ जो है यहाँ से बैक्टीरिया को साफ करते हुए बाहर निकल जाता है, मतलब ये डक्ट को पहले क्लीन करता है। उसके बाद स्पर्म यहाँ तक आते हैं और स्पर्म यहाँ तक आते हैं, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से यहाँ से एक चिकटा पदार्थ छूटता है, ओके, जिसमें ग्लूकोज से भरा हुआ एक चिकटा पदार्थ छूटता है, ओके। और ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, ओके, इसमें पूरा प्रोटीन मिक्स होता है। ये स्टिकी सब्सटेंस इन स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिंदा रखने में मदद करते हैं और ये फिर चिकटा पदार्थ के साथ स्पर्म यहाँ से स्पेल्ड आउट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ओके, जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई है, ओके। So as the sperm push forward from one duct to next, they become mature and able to fertile the ovum। और ये जो स्पर्म जब बाहर आ जाते हैं और जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्शन में एंटर करते हैं वो तैयार हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन को फर्टाइल करने के लिए। ओव्यूम जो फीमेल रिप्रोडक्शन में जो ओव्यूल बनता है उसे फर्टाइल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, सेमी वेसिकल सीक्रेट देयर सिक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट वेयर prostate gland and Copper's gland secrete their secretion in urogenital duct। मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सेमी वेसिकल जो है, सेमी वेसिकल का है भाई, यहाँ पे देखिए ये सेमी वेसिकल, मतलब ये जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, secrete their secretion in ejaculatory duct। वो इजैकुलेटरी डक्ट में अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जिसे हम बोलते हैं ना जो स्टिकी सब्सटेंस, चिकटा पदार्थ होता है, ओके, वो। और वेयर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो देखो कॉपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है भाई, ये है कॉपर ग्लैंड, ओके, ये रही कॉपर ग्लैंड और ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। तो ये कॉपर ग्लैंड और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब जहां से यूरिन पास होता है, ओके, वहां पे ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है। सीमेन इज अ फॉर्म ऑफ द स्पर्म। तो जो स्टिकी सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो स्पर्म को लेकर आता है उसे सीमेन कहते हैं, ओके। सो सीमेन इज अ फॉर्म of sperm and secretion of all these glands. Semen is ejaculated out
थ्रू पेनिस। और ये जो सीमेन है, ओके, जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, वो इजैकुलेट हो जाता है, मतलब स्पिन के पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट। और जितने भी ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये आर पेयर एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब ये सब यूरिनोजेनिटल डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, पेनिस के और स्क्रॉटम के। ओके, क्योंकि जो पेनिस और स्क्रॉटम ये सबसे ज्यादा दो मेन पार्ट है, क्योंकि स्क्रॉटम से ही कनेक्टेड होता है हमारे टेस्टिस और ये पेनिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई सबसे मेन पार्ट है तो वो है टेस्टिस और पेनिस, क्योंकि टेस्टिस जो है, टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं और पेनिस के थ्रू ही वो बाहर निकल सकते हैं। नाउ सरप्राइजिंग फैक्ट, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है सर, लेंथ ऑफ ईच इपिडेमाइसिस इज अबाउट 6 मीटर। हर एक इपिडेमाइसिस यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, मतलब टेस्टिस के अंदर इपिडेमाइसिस होता है और जो स्पर्म के जम्स को तैयार करता है। ये एक इपिडेमाइसिस, देखिए टेस्टिस होता तो छोटा सा है, पर इसके अंदर बहुत सारी इपिडेमाइसिस होते हैं। एक इपिडेमाइसिस की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर की होती है। इट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट। सो लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज 60 माइक्रोमीटर। और एक स्पर्म कैसे दिखाई देता है, इस तरह से। ओके, तो एक स्पर्म की जो लेंथ होती है वो 60 माइक्रोमीटर की होती है। सच ए स्मॉल स्पर्म हैज अ क्रॉस डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर व्हाइल पासिंग आउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ये जब स्पर्म बनता है तो ये स्पर्म यहां से लेकर यहां से बाहर निकलने तक 6.5 मीटर, 6.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 6.5 मीटर का डिस्टेंस मतलब एक, यहां से समझ लीजिए स्टूडेंट, लगभग नहीं तो भी 18 फीट। ओके, 18 से 20 फीट का डिस्टेंस इसे कवर करना होता है। उसके बाद स्पर्म need large amount of energy for this purpose, so fructus is present in the semen। और स्पर्म में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, स्पर्म को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाता है तो उसे 3 दिन लगते हैं फर्टिलाइज करने के लिए। मतलब मतलब मैन के बॉडी से बाहर निकलने के बाद उसे 3 दिन तक जीना होता है, तो उसके लिए उसे एनर्जी बहुत चाहिए। तो जो सीमेन होता है, ओके, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है स्पर्म के साथ जो बाहर आता है, उसमें पूरी तरह से फ्रक्टोज होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। उसके बाद है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या, ओवेरीज, यूटेरस और वजाइना, और साथ में ये ओविडक्ट। ओके, ये 4 मेन पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ऑल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे भाग एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट के अंदर होते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मतलब जो आदमी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के बाहर होता है। ओके, शरीर के बाहर होता है, पेट के नीचे, शरीर के बाहर। पर जो फीमेल होती है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर के अंदर होता है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवेरीज। इनमें 2 ओवेरीज होते हैं, जैसे हमारे 2 टेस्टिस होते हैं वैसे इनके 2 ओवेरीज होते हैं, एक ये वाला ओवेरी और एक ये वाला ओवेरी। दोनों ओवेरी वैसे ही है, बस इसे ओपन करके दिखाया है और ये क्लोज है। ओके, बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसके साथ साथ एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इनमें प्रेजेंट होती है। ओके, जनरली every month an ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो ओवेरीज है, इस ओवेरीज के अंदर होते हैं ओव्यूम्स। ओव्यूम्स मतलब जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। ओके, जो एग होते हैं, फीमेल के एग होते हैं और मेल का स्पर्म होता है, फीमेल के एग होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये मैच्योर हो जाती है फीमेल, मैच्योर होने के बाद
इनके बॉडी से यहाँ पर ओवेरी से एक ओव्यूम निकलता है, एक ओव्यूम निकलकर यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो आके वेट करता है। ओके, यहाँ पर वो आकर वेट करता है, किसका वेट करता है? मेल स्पर्म का, मेल से आने वाले स्पर्म का वेट करता है। जब ये मेल से आने वाला स्पर्म यहां से आकर इसे इसके अंदर चला जाता है, फ्यूज करता है, तो ये जाइगोट बन जाता है। ओके, और बेबी प्लान होना शुरू हो जाता है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये यहीं पर वेट करते रहता है। ये लगभग इसे ये बनने के बाद 15 से 20 दिन यहीं पर वेट करता है। ओके, और जब ये यहां से नहीं गया तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स आना। जो गर्ल्स में जो पीरियड्स आते हैं, ओके, वो होते हैं, और उस पीरियड्स में जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड के थ्रू ये ओव्यूम वजीना से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये हो गया पहले महीने की बात। फिर दूसरे महीने क्या होगा कि यहां वाले ओवेरी से ओव्यूम निकलेगा और ये ओव्यूम इसी तरह काम करते रहेगा, इसी तरह वेट करते रहेगा। फिर जब ये भी कोई यूज नहीं होगा तो ये भी निकल जाएगा। फिर अगले महीने यहां से आएगा, फिर अगले महीने यहां से आएगा। मतलब ये जो ओवेरीज है वो ओव्यूम को अल्टरनेट मंथ में छोड़ती है। ओके, सो एवरी मंथ एन ओव्यूम रिलीज एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच अदर। ओके, हर एक ओवेरी क्या करती है? ओव्यूम को छोड़ती है, पर ये कैसे करती है? अल्टरनेट। फ्री एंड ओविडक्ट इज अ फनल लाइक। ओके, और ये ओविडक्ट कैसी होती है? फनल, मतलब एक गुफा के जैसी होती है। ओके, एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, ओसाइट्स एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। मतलब यहां पर जो है ये ओवेरी जो है, यहां से ओसाइट्स, ये भाग ओपन होता है और यहां से ओव्यूम्स निकलते हैं। ओके, ओव्यूल्स निकलते हैं। सिलिया आर प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे सिलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इधर, और ये सिलिया क्या करते हैं? इस ओव्यूम को आगे पुश करने के लिए मदद करते हैं। ओके, दीज सिलिया पुश द ओसाइट्स टुवर्ड्स द यूटेरस। मतलब ये जो ओसाइट्स होता है, ये जो ओव्यूम्स होते हैं, ओसाइट्स होते हैं, इस ओसाइट्स को यहाँ पे आगे यूटेरस की तरफ यहाँ तक आने के लिए मदद करता है। और ये जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आने के लिए उसे समय लगता है, और यहाँ पे आते तक के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम आ जाता है, क्योंकि तब तक स्पर्म उसे फ्यूज नहीं कर पाता। ओके, और बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ये बाहर निकल जाता है। तो आई होप दैट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो भी स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये हमारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में है, तो इससे जानने में मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है। ओके, और इसे मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कुछ कमियां रह गई होगी तो माफ कीजिएगा। सो अभी हम चलते हैं गैमेट फॉर्मेशन की ओर। So now gamete formation. Both gamete, that is sperm and ovum are formed by meiosis. अब देखिए, स्पर्म जो मैन में होता है और ओव्यूम्स जो फीमेल में होती है, ये दोनों मियोसिस से बनते हैं। क्योंकि ये मियोसिस की प्रोसेस से होती है, माइटोसिस की प्रोसेस से तो बॉडी बनती है, ये तो जर्म सेल है। ओके, सो स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ मैन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्यूरेशन मीन्स प्यूबर्टी टिल डेथ। मतलब कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म मैन के अंदर जब मैन मैच्योर होते हैं, मतलब प्यूबर्टी, मतलब जब वो यंग होते हैं, जवानी की, और जब जवानी की उम्र में वो कदम रखते हैं, ओके, उस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी का पीरियड मतलब हमारे बॉडी के अनवांटेड पार्ट में हेयर का आना, जैसे दाढ़ी आना, मूछी आना, ये जो होता है माउस्टेज, ये जो बियर्स होती है, ये जो निकलना, ये प्यूबर्टी का टाइम होता है। इस टाइम में ओके, जब ये आना शुरू हो जाए तब मैच्योरेशन, बॉडी में मैच्योरिटी आ जाती है। तब से बॉडी में स्पर्म बनना शुरू होते हैं और ये स्पर्म
डेथ होते तक बनते रहते हैं। ओके, हाउ एवर इन द केस ऑफ वुमन, पर अब वुमन की बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वुमन पैदा होती है तो पैदा होती है उस समय जब वो छोटी बच्ची रहती, उस समय उसके बॉडी में 2 से 4 मिलियन इमैच्योर ओसाइट्स पहले से ही रहते हैं। ओके, कहां पर रहते हैं? उसकी ओवेरीज में रहते हैं। ओके, ऑफ द फीमेल फेटस। एन ओसाइट्स मैच्योर and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to age of menopause approximately 45 year। और जब फीमेल मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने का एक सेंसेशन मिलता है, उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। जब फीमेल के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी पीरियड मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब उनका शुरू होता है, मंथली सर्कल जिसे मंथली साइकिल या मंथली सर्कल हम जिसे बोलते हैं, जब वो शुरू हो जाता है तो वहां से उनकी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। ओके, तब से जो ओव्यूम्स है, ओके, जो ओसाइट्स है, वो ओसाइट्स ओवेरीज से निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो कब तक निकलते हैं? मेनोपॉज की एज तक। देखो मेनोपॉज, यहाँ पे मेनोपॉज मतलब एक पॉज लग जाता है, मतलब इसके आगे वो नहीं होगा। मतलब जो फीमेल होती है उनके बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 45 ईयर तक ही आती है, या 45 से 50 साल तक आएंगी, उससे ज्यादा साल तक नहीं आती। उसके बाद उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना भी बंद हो जाते हैं। ओके, ये मेनोपॉज की एज रहती है। ओके, यहाँ तक ही उनके बॉडी में ओव्यूल्स बनते हैं, पर जो मैन होते हैं मरते दम तक उनके बॉडी में स्पर्म बनते रहते हैं। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करना बंद कर देना। ओके, उसका फंक्शन करना बंद कर देना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? एवरी मंथली सर्कल आना और ओव्यूम्स निकालना, और अगर फ्यूज हो गया मेल स्पर्म से तो बेबीज को तैयार करना, ये उनका काम है। तो ये फंक्शन ही बंद हो जाता है। एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर स्टॉप, बिकम इर्रेगुलर, दिस कॉजेस मेनोपॉज। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेनोपॉज में होता क्या है, मेनोपॉज जब खत्म होते रहता है, मतलब ये जो समय खत्म होते रहता है, ऐसे में फीमेल के जो ओव्यूम बनते हैं, ओसाइट्स बनते हैं, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमियां आ जाती है। ऐसे में अगर ये गलती से फर्टिलाइज हो गया, मतलब मान लो कि 45 से 50 ईयर के बीच में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे होने वाला बेबी या तो एबनॉर्मल होगा या फिर डाउन सिंड्रोम उसमें दिखाई देंगे। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने 9th में पढ़ा है। मतलब सिंपल सी बात है, वो बेबी पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से जब ओसाइट्स ओव्यूम यहाँ पर बनता है और यहाँ से जब स्पर्म लेडीज के वेजिना में आते हैं और फिर ये स्पर्म ट्रैवल करते हैं। ओके, ये स्पर्म इधर भी जाते हैं, ये स्पर्म इधर भी जाते हैं। जहां पर उन्हें ओसाइट्स मिला, ओव्यूम मिला, उसे वो फ्यूज करके जायगोट बना लेते हैं। ओके, ऐसा जायगोट बन जाता है। और जैसे ये जायगोट बन गया, ये जायगोट बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है और वो यहीं पर रहता है। और यहाँ पर एक लेयर बन जाती है और यहाँ पर फिर ये पूरा, ये मतलब जिसे हम कहते हैं यूटेरस, गर्भाशय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर बेबी तैयार होते जाता है। ओके, यही है वो एब्डोमेन, मतलब ये पेट वाला हिस्सा जो लेडीज का पेट, मतलब जैसे जब वो प्रेग्नेंट होती है तो कैसे पेट थोड़ा मतलब बाहर निकल रहा हो दिखाई देता, बड़ा होता है दिखाई देता है, तो वो ये पोर्शन होता है, ये यूटेरस, ये वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट। ओके, यहाँ से यहाँ पर एक थैली जैसी होती है जो बच्चे को पूरा खाना मतलब बच्चों तक पहुंचाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इसेंशियल इन ह्यूमन।
फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में इसेंशियल है। देखिए स्टूडेंट्स, सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वेजिना ड्यूरिंग कॉपुलेशंस, मतलब जब मेल और फीमेल जब दोनों मिलते हैं तो मेल का जो सीमेन होता है, ओके, स्पर्म जिसे हम कहते हैं, वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। स्पर्म इन द नंबर ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी बाय रूट ऑफ वेजाइना। वेजाइना के रास्ते मेल के स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाइना के अंदर जाते हैं, यूटेरस में जाते हैं, यूटेरस से ओविडक्ट में जाते हैं। One of those few million sperm fertilize only one ovum present in the oviduct। मतलब स्पर्म बहुत सारे होते हैं, स्पर्म बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलियंस करोड़ों स्पर्म होते हैं, पर वो एक ही स्पर्म इस ओव्यूम को फर्टिलाइज कर पाता है और बाकी के वहीं पे रह जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता। फ्रॉम द एज ऑफ, अब इसमें भी देखो क्या, इसमें भी रेस लगती है भाई, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वो ही यहां तक जल्दी पहुंचता है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी द मेनोपॉज, प्यूबर्टी का मतलब बताया मैंने आपको, प्यूबर्टी मतलब जब हम यंगनेस की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्यूबर्टी, ओके। फ्रॉम 10 to 17 year age up to 45 to 50 year from the age of puberty। मोनोपॉज, अब मेनोपॉज यहां पर आया तो किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात होगी, ओके। तो 10 साल से 17 साल, 10 से 17 साल इस यहां से मतलब 10 साल से, कई बार ऐसा होता है कि कोई जिसकी बॉडी हेल्दी रही उन्हें 10 साल से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना शुरू हो जाते हैं, किसी को 17 साल तक लगते हैं, ओके। तो ये 10 से 17 साल से लेके 45 से 50 साल तक ये मोनोपॉज की एज है, ये है प्यूबर्टी की एज और ये है मोनोपॉज की एज, ओके। एन ओव्यूम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवेरी, हर महीने में ओव्यूम रिलीज होता है, दैट इज 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause। अब देखिए, जब लड़की छोटी होती है, बच्ची होती है, उसके ओवेरीज में 2 से 4 मिलियन ओवा होते हैं, पर वो 400 ओसाइट्स ही रिलीज कर पाती है अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज, मोनोपॉज के एज तक। सो रिमेनिंग ओसाइट्स अंडरगो डिजनरेशन, और जो बचे हुए ओसाइट्स हैं वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। सो नाउ ये देखिए, ये है ओसाइट्स और ये है जो इसके आसपास जो चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है स्पर्म। ये इस तरह से अटैक करते हैं ओसाइट्स पर इसमें से कोई एक ही अंदर जा पाता है। जैसा ये अंदर गया, ये जाइगोट बन जाता है और इसके अंदर जाने का रास्ता तुरंत बंद हो जाता है और बाकी उसी के पास ही चिपके हुए रहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो ओसाइट्स रिलीज फ्रॉम ओवेरीज ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ नियरिंग द एज ऑफ मेनोपॉज are 45 to 40 to 50 years. Their ability to division has been diminished till now। मतलब कि मान लो कोई वुमन है, तो अगर उसकी एज 40 से 50 साल की है, तो 40 से 50 साल के अंदर उसके बॉडी में जो ओसाइट्स बनेंगे, ओके, जो ओव्यूम्स बनेंगे, जो ओव्यूल्स बनेंगे, जो ओसाइट्स रिलीज होंगे, वो ओसाइट्स पूरी तरह से डिवीजन नहीं कर पाते, ओके, खुद को बढ़ा नहीं पाते। दिस इज टू दे कैन नॉट कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन प्रॉपरली। अब मियोसिस डिवीजन बराबर नहीं होगा, तो उसके बाद बेबी भी तैयार हो गया तो वो माइटोटिक डिवीजन बराबर नहीं करेगा। अब माइटोटिक डिवीजन बराबर नहीं करेगा तो बेबी की बॉडी नहीं बनेगी, कि माइटोटिक क्या है, सोमैटिक सेल है, मतलब बॉडी सेल। अब ये बॉडी के सेल जो है, ये बॉडी को बराबर नहीं बनाएंगे। इफ सच ओसिट्स आर फर्टिलाइज, अगर इस तरह का ओसिट्स जो 40 से 50 साल की उम्र में लेडीज में बनता है, ऐसा ओसिट्स अगर गलती से फर्टिलाइज हो गया, द न्यू बॉर्न प्रोड्यूस from them may be with the abnormalities like Down syndrome, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अगर ऐसा होता है तो इनसे तैयार होने वाला न्यू बॉर्न बेबी वो एबनॉर्मल हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम उसमें आ सकते हैं, अपंग हो सकता है, मेंटली रिटायर्ड वो हो रह सकता है, ओके। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें। थोड़ा बड़ा टॉपिक है,
पर अच्छा है। सो डू यू नो द क्रोमोसोम्स नंबर इन अ जर्म सेल प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डाइप्लॉइड 2n। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं नंबर इन जर्म सेल्स, जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूसिंग द गैमेट, जो गैमेट प्रोड्यूस करती है डाइप्लॉइड होते हैं, मतलब 2n। ओके, इट इंक्लूड 22 पेयर ऑटोसोम्स, मतलब 22 पेयर ऑटोसोम्स, मतलब सोमैटिक सेल जो बॉडी बनाते हैं, और एक पेयर जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है। ओके, अब 22 पेयर सॉरी 22 पेयर मतलब जोड़ी, तो 22 का दुगना मतलब 44, तो 44 क्रोमोसोम मीन्स 44 क्रोमोसोम्स प्लस XX 44 क्रोमोसोम्स प्लस XY। अब देखिए जो गर्ल्स होती है उनके बॉडी में भी 22 पेयर रहेगी ऑटोसोम्स की और एक पेयर रहेंगी सेक्स क्रोमोसोम्स की, मतलब 44, 22 पेयर मतलब 44, पेयर मतलब दुगना, पेयर मतलब एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी जूते मतलब उसमें 2 शूज आएंगे। वैसे 22 जोड़ी ऑटोसोम्स मतलब उसमें 44 ऑटोसोम्स होंगे, तो 44 जो है 44 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं लेडीज में, और जो 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और XX ये 2 क्रोमोसोम होते हैं लेडीज में, मतलब लेडीज में एक ही तरह का क्रोमोसोम्स होता है जो है X, और जो बॉयज होते हैं उनमें जो मेल होते हैं, मेल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X या Y होते हैं, क्योंकि मतलब मैन में X भी होता है Y भी होता है, और फीमेल में सिर्फ X होता है, फीमेल के ओसिट्स में सिर्फ होता है, मैन के स्पर्म में X भी होता है Y भी होता है। सो देन जर्म सेल डिवाइड बाय मियोसिस, तो जर्म सेल जो ये मियोसिस की मदद से डिवाइड होते हैं। ड्यू टू दिस गैमेट्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके कारण गैमेट जो है वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। सो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, 2 types sperm are produced as 22 plus X or 22 plus Y, where oocytes are produced only one type of as 22 plus X। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्पर्म होते हैं उसमें 22 प्लस X या 22 प्लस Y इस तरह से स्पर्म निकलते हैं, और जो ओसाइट्स होता है उसमें 22 प्लस X ही होता है। अब यहाँ पर जानने वाली बात है, तो देखिए लेडीज की तरफ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आएगा, अगर मैन की तरफ से X गया तो गर्ल, मतलब जो बच्ची पैदा होगी वो गर्ल होगी। लेडीज के समय तरफ से तो X ही क्रोमोसोम आएगा, अगर मैन की तरफ से Y गया तो बॉय पैदा होगा। समझ में आया? इसका मतलब लोग जो मतलब प्रताड़ना करते हैं लेडीज पर, अत्याचार करते हैं, कि मान लो किसी लेडीज को अगर लड़की ही लड़की होती है तो उस पर उसे बोला जाता है, डांटा जाता है, या उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुझे लड़कियां ही होती है, तो ये सरासर गलत है। इसमें दोष लेडीज का नहीं है, इसमें पूरी तरह से दोष है मैन का, क्योंकि इसके बॉडी से अगर हमेशा X क्रोमोसोम ही आएगा, तो इसके बॉडी से तो X ही आने वाला है, ये तो ऊपर वाले ने वैसा ही बनाया है, पर अगर इसके बॉडी से X आया तो गर्ल ही होने वाली, इसके बॉडी से Y आया तो बॉय ही होने वाला है। ओके, तो ये डिपेंड करता है इस पर, तो लोग इसको दोष देते हैं जो कि गलत है, जो कि गलत है। और दोष वाली क्या बात है भाई, लड़का हो या लड़की सब एक ही बात है आजकल तो सब। ऐसे मैं इन बातों को नहीं मानता, पर एक जो बात है जो इस तरह से होता है, ताकि आपके घर में भी कोई बड़े होंगे या फिर ऐसा आसपास अगर आप देखते हो तो आप उन्हें इन बातों को समझा के बता सकते हो, और नहीं समझते तो मेरा वीडियो दिखा देना। So both sperm and oocytes are produced by meiosis। sperm और oocytes दोनों meiosis की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। इन केस ऑफ sperm, प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज कंप्लीट बिफोर sperm लीव मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखिए क्या होता है कि स्पर्म और oocytes, स्पर्म मैन में और oocytes फीमेल में, ये प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस की मदद से, ये बनते हैं। और इन केस ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म की बात करें तो प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज अ कंप्लीट बिफोर स्पर्म लीव द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां से बाहर निकलने से पहले ही स्पर्म में माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। जब वो बनता है ना, जब वो टेस्टिस में होता है
तब मियोसिस होता है, और जब बाहर निकलता है माइटोटिक शुरू हो जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ oocytes प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट आफ्टर ओवल्यूशन। पर जब ये जो oocytes में क्या होता है, जब ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है, ओवल्यूशन की प्रोसेस कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें, ओविडक्ट के अंदर, जो डक्ट होती है फीमेल रिप्रोडक्शन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डक्ट होती है उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उनमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है। मेल में पहले ही हो जाता है। तो अब यहां से लास्ट पार्ट है इसका, डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो देखिए, द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर जाइगोट बनता है, ओके, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर से दिखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये जो ओविडक्ट है, यहाँ पर जो जाइगोट बनता है, ओके, जाइगोट कब बनेगा, जब ये जो ओसीड्स है, ओके, ओसीड्स के अंदर जब ये स्पर्म अंदर जाएगा तब ये जाइगोट बनाएगा, ओके। अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रॉय इज फॉर्म। अब जैसे ये जाइगोट बन जाता है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते जाता है, 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 वो अपने नंबर्स को, अपनी संख्या को बढ़ाए जाते हैं और एम्ब्रॉय बन जाता है। मेनवाइल इट इज पुश टूअर यूटेरस, और कुछ समय के बाद फिर उसे यूटेरस में पुश कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ये फॉर्म होता है जाइगोट, और फिर ये यहाँ पर ला दिया जाता है, यहाँ पर इसे यूटेरस कैसे, इस पोजीशन में उसको ला लिया जाता है, ओके, वो अपने आप वहां पर आ जाता है। इट इज पुश टूवर्ड द यूटेरस, वंस इट रीच द यूटेरस, जैसे ही वो यूटेरस में चला जाता है, इट इम्प्लीमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑक्यूर आफ्टर इम्प्लेनेशन। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, यूटेरस में आ जाता है, बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एन ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा की बात होती है। यहां पर देखिए, यहां पर प्लेसेंटा होता है यहां पर, और यहीं पर होता है बेबी का सर। मतलब इसे मैं आपको हटा दूं तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर जाइगोट बना है, ओके, ये जो है यहां पर आ गया, तो यहां पर एक लेयर बनती है, और ये लेयर पूरी प्लेसेंटा की होती है, ये प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा की जो ट्यूब होती है वो मम्मी के, मतलब देखोगे बेबी की ये जो पेट में इसको क्या बोलते हैं यार, जो बेबी होती है, ओके, यहाँ से एक ट्यूब होती है, ओके, ये ट्यूब प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है, और उसी ट्यूब के थ्रू बेबी को पूरा खाना मिलता है। तो यहाँ पर ये होती है प्लेसेंटा, जिसे हम थैली कहते हैं, जिस थैली के अंदर बच्चा होता है, दैट इज प्लेसेंटा, ओके। यहाँ पर ये प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ही उस बेबी को पूरा मतलब खाना प्रोड्यूस करता है। सो प्लेसेंटा इज फॉर्म फॉर सप्लाई द फूड सप्लाई के लिए प्लेसेंटा वहां पर बन जाता है, फूड मटेरियल सप्लाई के लिए। ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस, ओके, जब तक उसमें पूरी यूटेरस में ग्रोथ होते रहेंगी तब तक। सो एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 मंथ, और ये एम्ब्रॉय डेवलपमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद 9 महीने लगते हैं। इसलिए बेबी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, जो मैंने बताया था, फिर से देखिए। और अगर कोई इस बात को नहीं समझता तो एक काम कीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें फोटो भेज दीजिए, ओके, जो इस बात को, मतलब जो इनसे अनजान है। द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, मैन ही रिस्पॉन्सिबल है वेदर द कपल विल हैव बॉय और गर्ल, लड़की हो या लड़का हो, इसके लिए सिर्फ मैन रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कंट्रीब्यूट either X or Y chromosome and the next generation the female transfer only X chromosome। फीमेल के पास सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, और मेल से अगर X आया तो गर्ल होगी, और मेल से अगर Y आया तो बॉय होगा। तो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैन ही होता है। टू नेक्स्ट जनरेशन, एट दैट टाइम द फर्टिलाइजेशन इज X chromosome come from male, the child will be girl
and if Y chromosomes, then the child will be a boy. Thinking of this, it is a right consider of the mother responsible for a girl child. मतलब कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी मदर को बार बार लड़की ही पैदा हो रही है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात गलत है. वी ऑल मस्ट टेक इफोर्ट टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड. मतलब इस तरह से औरतों पर इल्जाम लगाना और उन्हें परेशान करना, इस तरह के अपराध को रोकना हमारा काम है. इसलिए ये सारी बातें आपको सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, ताकि आप भी लिटरेट बने, शिक्षित बने और समझदारी रखें. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को पढ़ा है. आई होप दैट ये वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और काफी बड़ा हो चुका है. 45 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो सॉरी फॉर दैट कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया. फिर भी मुझे लगता है कि वीडियो आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और फिर भी अगर इस में कुछ कमियां अगर रहेगी होगी तो भाई माफ कीजिए. मैंने तो वैसे पूरी कोशिश की आपको समझाने की. तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी. तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.